इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सुबह करीब 11:15 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी। अब हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन करेंगे। आतिशी दिल्ली सरकार में किस तरीके से जिम्मेदारी को देखते हुए अपने प्लान के बारे में बड़ी बातें कह रही है। मेरे सहयोगी जीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, लगातार इस फैसले को देखते हुए इसकी वजह क्या रही है, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब खबर केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी है, इसलिए सवाल आगे के केजरीवाल के प्लान को लेकर भी, जिसके बारे में बात करूंगी मेरे सहयोगी अभिजीत से। सुमंत, एलजी ऑफिस, और यहां से लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 4:30 बजे का, अब से थोड़ी देर बाद का वो वक्त, और सुमंत से होगा सवाल कि सुमंत आज ही इस्तीफा और उसके बाद सरकार गठन का दावा भी पेश कर दिया जाएगा क्या? इस बारे में सहयोगियों से करूं बात, उससे पहले सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आतिशी दिल्ली सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाती हैं और करीब 14 विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की भी वो भरोसेमंद है, इसलिए दिल्ली के सीएम की रेस में आतिशी ने बाजी मारी। अब वो अगले चुनाव तक दिल्ली की सीएम रहेंगी। और इस बीच खबर सीएम बनने के ऐलान के बाद आतिशी के बयान को लेकर। दिल्ली के एक ही मुख्यमंत्री हैं और वो है केजरीवाल। केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना है। मुझे कोई माला ना पहनाए, शुभकामनाएं ना दे। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊँगी। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। और अब आपको बताते हैं आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, 5 वजह, और उसके बाद मेरे सहयोगी जीत से इसको लेकर सवाल। अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद नेता, आम आदमी पार्टी में बड़े कद के नेताओं में शुमार, और केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने पर सबसे ताकतवर मंत्रालयों की कमान भी संभाली। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी जनता के बीच रहे और जमीन से जुड़ी नेता हैं। कार्यकर्ताओं तक भी इनकी सीधी पहुंच है। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि अब एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बयान को लेकर केजरीवाल शाम 4:30 बजे मिलेंगे। एलजी ने आतिशी को बधाई दी है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ, और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। जीत, आतिशी का अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? भले ही वो ये कह चुके हैं कि जिम्मेदारी जिस भरोसे के साथ दी गई है उसमें इंपॉर्टेंट है, चुनाव तक मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा उद्देश्य यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा बनाना है। बिल्कुल, देखिए आतिशी ने इरादा अपना साफ कर दिया। जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर फैसला लिया गया, यहीं पर गोपाल राय आए, उन्होंने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की और यहीं पर खुद आतिशी आई और उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो जिस भरोसे के साथ में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मौका दिया है उस भरोसे पर खरा उतरना है, साथ ही ये वाला खुशी नहीं मनानी है। और ये कहा कि जो दिल्ली सरकार के काम है जिन्हें रोकने की कोशिश होती रही है उनको रुकने नहीं देना है। और ये भी कहा कि दिल्ली के एक ही मुख्यमंत्री हैं, वो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखिए आतिशी को चुने जाने के पीछे कई फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं कि आपने देखा कि भले ही 2020 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी।
थी, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, जब उन पर संकट आना शुरू हुआ, जो सत्येंद्र जैन है वो जेल गए, मनीष सिसोदिया गए और अरविंद केजरीवाल गए, तो ऐसे में जो सेकंड कह सकते हैं लीडरशिप लाइन है उसमें आतिशी है, सौरभ है, उनको मौका दिया और जिस भरोसे के साथ में उनको मौका दिया गया कहीं ना कहीं उसमें खरी उतरी। यही वजह है कि 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी इसमें अहम है, जिसमें दिल्ली की बात करें हम तो शिक्षा एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी करती है, वो जिम्मेदारी उनको मिली, वित्त, बिजली, तमाम चीज़ें जब उनको दी गई उसमें खरी उतरी, तो अरविंद केजरीवाल ने उन पर ही भरोसा जताया है। और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ये भी अहम है, आपको याद होगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी की बात तो आपने कही, लेकिन आगे भी क्या इन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी, इस बारे में करूं आपसे सवाल। उससे पहले सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया, लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूँ। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकती हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमें, उनके साथ बैठें। इन सारी चीज़ों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है। तो आरोप यहाँ पर इनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये देखिए डिटेल भी अब आपके सामने, अभी तक 5 वजह हमने आपको बताई कि आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, लेकिन उनके प्रोफाइल और दिल्ली की इसी कुर्सी पर आतिशी की इसी ताजपोशी को देखते हुए उनके प्रोफाइल के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये बात जो हमारे सहयोगी जीत भी कर रहे थे कि 14 मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास है, शिक्षा, पीडब्ल्यू समेत 14 मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास है। 2020 में कालकाजी से विधायक वो चुनी गई, 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी और 3 साल तक डिप्टी सीएम सिसोदिया की सलाहकार भी रही। हालांकि दिल्ली से ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट आतिशी के बारे में आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं जीत, आतिशी ने भी आज मीडिया से मुखातिब होते हुए साजिश की बात बार बार दोहराई। और अभी हम मनोज तिवारी को भी सुन रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि बार बार बीजेपी ये दोहरा रही है कि मजबूरी को मजबूती के तौर पर ये पेश करने की कोशिश है और कुछ नहीं। बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़ी करी बीजेपी, तो उस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जटिल परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया, क्यों लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि उनकी छवि पर जो दाग लगाया और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जनता की अदालत क्या कहती है, क्या सोचती है, इसको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आतिशी ने साफ कर दिया कि अब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वो इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। और देखिए, आरोप लगाने की बात है तो आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही है कि दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाता है, LG के द्वारा रोका जाता है, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं। और देखिए, आतिशी का चुना जाना एक इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो बड़े विभाग है वो उनके पास है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने एक योजना शुरू की थी, आपको याद होगा, महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपये की समान राशि जो है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जैसे फ्री DTC बस की बात है, अब चुनाव में अगर इस योजना को आपको प्रचलित करना है तो वो लागू करवानी पड़ेगी। बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई थी, बहुत सारी रिक्तियां हैं, वो नहीं हो पा रही थी। बीच में आपने देखा पेंशन जो है वो रुक गई थी। ये सब कुछ चालू कराना पड़ेगा सरकार को। अगर चालू नहीं करा पाएगी तो जनता के बीच में आना मुश्किल होगा। तो इन योजनाओं को चालू कराना है या फिर ये बताना है कि इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज एक और बात आतिशी ने कही, उन्हें दुख भी है और खबर है दिल्ली की नई CM आतिशी आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है शाम 4:30 बजे का वक्त जब केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और ये बात आतिशी ने कही कि आज केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, इसलिए आज वो दुखी हैं। फिलहाल जानिए, आज ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा। सुमन से इसको लेकर करूंगी सवाल इसके बाद, और साथ ही ये भी खबर है कि आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। हालांकि 26-27 सितंबर को आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। सुमंत, सवाल इसी बारे में अब आपसे कि आज ही अभी थोड़ी देर बाद 4:30 बजे का वक्त जब इस्तीफा दे दिया जाएगा और आज ही सरकार बनाने का दावा भी होगा पेश।
बिल्कुल, देखिए जब औपचारिक ऐलान सीएम हाउस के बाहर हो रहा था तो जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने पूरी जानकारी इस बाबत दी और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज ही एक तरफ सीएम जो है वो इस्तीफा भी देंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे एलजी हाउस और यहाँ पे एक और जहाँ उनका इस्तीफा होगा। लेकिन एक बहुत अहम बात सुरभि ये है कि इस अब आगे की जो प्रक्रिया है, यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और नई सरकार यानी आतिशी के नेतृत्व में जो नई दिल्ली सरकार का गठन होगा, उसमें उपराज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपेंगे, पहले एलजी उस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे और आगे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कार्यालय भेजेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय से मंजूरी होने के बाद फिर आगे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें भी एलजी ऑफिस और प्रेसिडेंट हाउस, इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होगी। अब ये देखना दिलचस्प है जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया हो जाए और उस सत्र में जो सत्र का जो संबोधन जो सीएम जो एड्रेस करते हैं, यानी नई सरकार का जो चेहरा जो आतिशी बनी है, वो उस सत्र में सत्र को भी संबोधित करें और बाकी कैबिनेट के सहयोगियों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वो एलजी हाउस पे टिकी है और प्रेसिडेंट हाउस पे। क्या इस प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो पाएगी या नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुमंत हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आतिशी मुख्यमंत्री, अब केजरीवाल के पास क्या क्या टास्क है, इन्फॉर्मेशन वॉल पर इसके बारे में डिटेल जानकारी और उसके बाद अभिजीत से सवाल, क्योंकि हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल करेंगे और इंपॉर्टेंट यह है कि संगठन को मजबूत बनाने की भी उनकी कोशिश रहेगी। साथ ही दिल्ली चुनावों के लिए जल्द अभियान की भी शुरुआत को लेकर खबर मिल सकती है। इस्तीफे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में तो वो जुटेंगे ही, हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल अब अभिजीत आपसे, केजरीवाल का आगे का प्लान क्या? देखिए सुरभि, सबसे पहली प्राथमिकता में अभी अरविंद केजरीवाल के हरियाणा चुनाव, जहां पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये काफ़ी समय से वो लोग वहां पर कैंपेन करते रहे हैं, अपना मजबूत पक्ष सामने रखते रहे हैं और कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में करती रही है। अरविंद केजरीवाल के आने से मानो नई जान फूंक दी गई है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि इस कैंपेन में वो अब खुलकर हिस्सा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री पद से भी वो मुक्त हो गए हैं, तो पूरी तरीके से सबसे पहले वो हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे। लेकिन उसके साथ ही दिल्ली के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली की जनता के बीच में भी जाएंगे, कैंपेन भी करेंगे और डोर टू डोर भी प्लान आम आदमी पार्टी ने तैयार कर लिया है। लोगों के बीच में जाकर एक फिर से जनमत तैयार करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के लिए ही। बेशक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि आतिशी ने भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में उनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेशक वो पर्दे के सामने नहीं रहेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही इस सरकार को चलाएंगे। उनके ही डिसीजंस होंगे, उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आतिशी एक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर है, मैं आती हूं जल्द आपके पास। स्वाति मालीवाल को अब दिलीप पांडे का जवाब। मालीवाल शर्म करे, राज्यसभा से इस्तीफा दे। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी ने बनाया, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की। मालीवाल ने कहा था आतिशी का परिवार आतंकी अफजल गुरु का बचाव कर रहा था, दिल्ली को अब भगवान बचाए। कि आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान हैं कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। धन्यवाद। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को लेकर क्या कहा है, सुनिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने नाम प्रपोज किया आतिशी का। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हुई, अगली मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी का मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे
इन सब के दामन पे लगे हैं, वो इस मेकओवर से चेंज नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, और चेहरा बदलने से इनका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी करेगी, एक महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी छवि जो है साफ रही है। तो हम तो कह ही रहे हैं ना, उनकी छवि को लेकर कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय खुद आतिशी देख रही थी, जवाब दे दें कि 9th क्लास में इसी वर्ष में 1 लाख बच्चे कैसे फेल हो गए। जिस शिक्षा क्रांति की बात करती हैं, 54,000 बच्चे 11th क्लास में कैसे फेल हो गए, उसका जवाब दे दें। अरविंद केजरीवाल के जिस घर को लेकर आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, अब अरविंद केजरीवाल अपना घर भी खाली करेंगे। देखिए, उस संपत्ति को, दिल्ली के लोगों के पैसे को लूट के वो घर बनाया गया है। वो घर खाली करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि उस घर को जनता के लिए खोल के दिखा तो दें कि उस ऐश गांव में अरविंद केजरीवाल जिस 2 करोड़ के बिस्तर पर सोते थे, दिल्ली की जनता देखे कि उनके खून कमाई के पैसे को कैसे अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया। जीत भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। जीत, आपने सुमंत को सुना होगा जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्र की प्लानिंग को लेकर भी अब आगे क्या प्लानिंग है, प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। मेरा सवाल बस ये, थोड़ी देर पहले एलजी भी बधाई दे रहे थे आतिशी को, तो क्या नई सीएम आतिशी और एलजी के विवाद को लेकर सुर्खियां मिलेंगी या इस पर विराम लग जाएगा? देखिए, देखना होगा, लेकिन अगर देखें तो ट्रेडिशन जो भी चला आ रहा है, भाई सौरव की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो सबने एक ही शिकायत करी है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। और कई मौके ऐसे भी आए थे जब खुद आतिशी ने अपने विभाग को लेकर के ठीकरा एलजी के ऊपर फोड़ा था और कहा था कि एलजी काम नहीं होने दे रहे, उनकी शय पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब भूमिका बदल चुकी है और देखिए, जब कोई घर में बड़ा बनता है तो थोड़ी सी चीज़ें विनम्रता की तरफ भी जाती हैं और हो सकता है कि अब एक ऐसी कोशिश की जाए कि टकराव की स्थिति पैदा ना हो। दूसरी तरफ आपने सुना एलजी जो है को बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा क्या होता है ये देखना होगा। जी, अपना सवाल दोहराएं। सत्र बुलाते हुए फिलहाल क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, 26 और 27 सितंबर को सत्र बुलाया जाएगा और 6 महीने में सत्र बुलाना ही होता है। 8 अप्रैल को जो है सत्र पहले बुलाया गया था, इस और 6 महीने का बुलाना होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अक्टूबर से पहले सत्र बुलाया जाए। इसको लेकर के 26 और 27 सितंबर को सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, स्थिति बदल जाएगी। इस बीच केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर होना है और साथ में आतिशी शपथ लेंगी, तो जो नई सरकार होगी उसका कैबिनेट का रिशफल होगा, नए जो मंत्री हैं 2 उनको शामिल किया जाएगा, उसके बाद जिम्मेदारी तय होगी और एक तरीके से विधानसभा में बताया जाएगा कि आगे की रूपरेखा क्या होने वाली है। तो उसके लिए 26 और 27 सितंबर को विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए। आपका बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। दोपहर अब से थोड़ी देर बाद 4:30 बजे का वक्त जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। एक और बड़ी खबर है, गणेश पूजा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मेरी गणेश पूजा पर कुछ लोग भड़के। समाज को बांटने वालों को पूजा से परेशानी है, नफरत भरी सोच पर अंकुश जरूरी। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। उड़ीसा दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मिले। पीएम मोदी लाभार्थी के घर गए, परिवार के सदस्यों से बातचीत की ही ये तस्वीर आपके सामने।
मोदी सरकार 3.0 के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार के 100 दिन के काम का लेखा जोखा पेश किया। गृहमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। गृहमंत्री ने एक और अहम बात कही। TV9 के सवाल पर गृहमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाएगा, यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव 2029 तक लागू हो जाएगा। TV9 के हमारे सहयोगी आमोद राय ने गृहमंत्री से क्या सवाल किया, क्या जवाब मिला, सुनिए। मोद हूँ TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू करेंगे। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बैठी जिसने 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी का गठन पिछले साल 2 सितंबर को किया गया था और कमेटी ने 5 सुझाव दिए थे। वो 5 सुझाव आखिर क्या हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें पहले सुझाव के तहत सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए। दूसरा, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तीसरा, त्रिशंकु विधानसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव। चौथा, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड। पांचवा, संसाधनों, सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से किस तरीके से कोविंद कमेटी के ये 5 सुझाव सामने आए हैं। लेकिन आज बड़ी खबर ये है कि जब सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह की तरफ से इस बारे में तमाम जानकारियां सरकार के उस विजन के बारे में भी रखी जा रही थी, तो हमारे सहयोगी ने उनसे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सवाल किया, जिससे एक बार फिर साफ है कि सरकार की इसे लागू करने की तैयारी पूरी है। एक राज्य एक चुनाव लागू होता है तो देश को कितना फायदा होगा, ये भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बार बार चुनाव नहीं होंगे, खर्च कम होगा, बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी नहीं रुकेंगे, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा, स्कूल कॉलेजेस के और सरकारी कर्मचारियों का काम भी प्रभावित नहीं होगा, जनता को लुभाने के लिए स्कीम के हथकंडे भी नहीं होंगे। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके पक्ष में तर्क के तौर पर सामने रखी गई हैं और ये बताया गया है कि किस तरीके से इस फैसले को लागू करना जरूरी है। आपको बता दें, गृहमंत्री ने यह भी कहा कि 100 दिन में जिन परियोजनाओं का ऐलान किया गया है उनको तय समय में पूरा भी किया जाएगा। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूथ बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही है। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था, आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही। हमारे सहयोगी आमोद जी इस वक्त, आमोद राय हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमोद जी, आपसे एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस वक्त इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगी, क्योंकि 100 दिन के कार्यकाल और इस दौरान जिस तरीके से आपने सवाल किया अमित शाह से, उसके बारे में सवाल करने से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से गणेश पूजा को लेकर कही गई बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज प्रधानमंत्री का इसको लेकर उनकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण कहा गया।
आमोजी, सवाल इसलिए क्योंकि गणेश उत्सव पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने कहा आस्था के पर्व को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस तरीके की सोच पर ही अंकुश लगना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री गए थे चीफ जस्टिस के घर और गणेश पूजा में शामिल हुए थे और उसको जिस तरह से लेकर एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई थी और जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त से लगातार बीजेपी के नेताओं ने इसको कंडेम करने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि गणेश पूजा के उत्सव को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, ये अपने आप में राजनीति के जो स्तर है और जिस तरफ देश जा रहा है उसके ओर उन्होंने संकेत दिखाने की कोशिश किया और साफ तौर पे उन्होंने कंडेम किया इस बात का कि किसी भी तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ करना उचित बात नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके तमाम कलीग या यूं कहे कि बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कहते रहे कि पहले से भी लोग धार्मिक भावनाओं को मानने के लिए अन्य तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे, वो चाहे इफ्तार मनाते हों, और उसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे प्रधानमंत्री के घर पे इफ्तार पार्टी में और उसकी भी तस्वीरें रिलीज हुई थी। तो ये एक तरह से जो राजनीति इस पर की जा रही है वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री उसी के तरफ संकेत करते हुए गणेश पूजा को ध्यान में रखकर ये बात कहें और वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और गणेश पूजा का क्या असर हो सकता है, तो उन्होंने उड़ीसा से सीधा महाराष्ट्र में निशाना साधा है। अगर राजनीतिक तौर पर आप देखना चाहें तो समझ सकती हैं सुरभि। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में सवाल भी किया था, लेकिन अब सवाल आपसे गृहमंत्री अमित शाह से जो आपने सवाल किया, और कल भी हमने यूसीसी, सेंसस और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी आपसे हासिल की थी। आमोजी, अब आपके सवाल के जरिए भी ये कंफर्म हो गया कि ये फाइनल स्टेज में है, किसी भी वक्त लागू होने का ऐलान संभव? निश्चित तौर पे देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन और जनगणना ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है और आज दोनों ही विषय पे गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जनगणना शीघ्र कराने जा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन इसी सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। यानी सरकार की जो मंशा है कि अगले 3 से 4 सालों में इसको जो उनका एक सपना है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए, जिसको लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाए, और उसको लेकर सरकार की जो मंशा है उन्होंने स्पष्ट किया। गृह मंत्री ने इसको ऑन रिकॉर्ड आज पहली बार TV9 भारतवर्ष के प्रश्न पे किया है और उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। जातीय जनगणना मेरी जानकारी के मुताबिक अगले 1 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 साल की प्रक्रिया है और 2026 के अंत तक यूसीसी और जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इन तीनों ही विषय पे बीजेपी की और एनडीए की जो सरकार है केंद्र की, ये काम करना शुरू कर देगी। 2027 बहुत वोलेटाइल वर्ष हो सकता है इन तीनों विषयों को लेकर। जी शुक्रिया आमोद जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। आमोद राय हमें बता रहे थे किस तरीके से TV9 भारतवर्ष के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जवाब दिया गया। लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। 100 दिन की योजना पहले ही बन गई थी और सरकार के लिए सभी फैसलों पर काम जारी है। यहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने बदली देश की तस्वीर। पीएम मोदी के कार्यकाल में खूब विकास हुआ है।
मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी इसको एक विशेष दिन के रूप में मना भी रही और सरकार की उपलब्धियां भी देश के सामने रखी जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष में। धन्यवाद रवि जी। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार का यह तीसरा लगातार कार्यकाल है। आपकी दृष्टि में, आप सरकार की दृष्टि में और पार्टी की दृष्टि में ये 100 दिन कैसे रहे? चुनौतियां क्या रही और क्या बड़ी उपलब्धियां आप गिनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे देश को? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस बार भी इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और हम भाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे कदावर लीडर का नेतृत्व हमें हासिल हुआ। और ये जो 100 दिन की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो कार्य संस्कृति है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी भी एक झलक है। जिस निरंतरता के साथ पिछले 10 वर्षों में कार्य हुआ, उसमें भी मुझे लगता है कि मोदी जी के कामकाज के तरीके की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें निष्ठा भी है, प्रतिबद्धता भी है, निरंतरता भी है। किसी भी लक्ष्य को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इच्छा शक्ति भी है। गुजरे वक्त के साथ जो परंपराएं अपना औचित्य खोने लगी हों, उनको त्याग करके नवीनतम विकल्प अपनाने की क्षमता भी है। जैसे हमने पिछले 10 वर्ष में देखा कि स्पेस सेक्टर को किस तरह से मुक्त कर दिया गया पुरानी बंदिशों से, और उसी को लेकर के इन 100 वर्षों में भी आपको झलक मिलेगी 5 साल के कार्यकाल की और फिर आने वाले वर्षों में विकसित भारत की यात्रा की। इसमें फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिससे नागरिक के जीवन में सरलता है। फोकस रहा है डिफेंस प्रोडक्शन का, देश की सुरक्षा के लिए। फोकस रहा है R&D का, जिससे कि रोज़गार के साधन उत्पन्न होते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एंड अनाउंसमेंट्स हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लगभग 3 लाख करोड़ रेल, मेट्रो, सड़क इत्यादि के लिए, यातायात के लिए। और जो विज्ञान संबंधी विभाग है, जो मेरे दायित्व में भी इंक्लूडेड है, ये शामिल है, उसकी अगर हम बात करें तो अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। स्पेस को लेकर के इन 100 दिनों में ही 1000 करोड़ का वेंचर फंड निर्धारित किया गया स्टार्टअप्स के लिए। गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट्स की शिनाख्त हो गई। मिशन मौसम शुरू किया गया अभी पिछले ही सप्ताह, जिसके परिणाम स्वरूप अपग्रेडेशन होगी। मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड स्टैंडर्ड हमारा वेदर फोरकास्ट बन जाएगा। इसी दौरान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया था दूसरे कार्यकाल के आखिरी सप्ताहों में, परंतु उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की मान्यता अभी दी गई। बायो E3 एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, एक नई पॉलिसी बायो इकोनॉमी को लेकर के, वो भी इन्हीं 100 दिनों के भीतर हुई है। बायो E3 अर्थात बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगी, जिस तरह से कि 90 के दशक की IT ड्रिवन थी, और उसमें भारत पहल करने वाला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार के कामकाज को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हर मंच से हमने यही सुना। केंद्र सरकार के अब तक के और इस 100 दिन के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है जम्मू कश्मीर के चुनाव में? आपसे ये तो सवाल बनता ही बनता है। नहीं, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मुख्य धारा में शामिल होना हम देख रहे हैं। क्योंकि वो ज़माना था कि 8-10% मतदान होता था, ना कोई उम्मीदवार था और ना कोई मतदाता था। और आरंभिक ऐसे भी दशक गुजरे कि रिटर्निंग ऑफिसर ही सारे पेपर रिजेक्ट कर देता और सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को अनकंटेस्टेड MLA डिक्लेयर कर देता। आज देखिए भारी संख्या में लोग ऐसे कैंडिडेट भी हैं, और मतदान के लिए जहां DDC में 70-80% मतदान हुआ, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 60%, उतना ही जितना राष्ट्रीय औसतन था। और ये जो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का उजागर होना है, ये भी मोदी जी के ही कार्यकाल में उनके द्वारा संभव हो सका, उनकी नीतियों के कारण। जो सर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, दोनों की, वोट डालने वाले की भी और वोट मांगने वाले की भी। अच्छा जितेंद्र जी,
एक आखिरी प्रश्न, जो 2 कार्यकाल पिछले रहे हैं मोदी सरकार के और ये जो अभी चल रहा है, इसमें क्या बड़ा परिवर्तन आप महसूस करते हैं? मतलब कामकाज के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, आगे की जो रणनीति है या अप्रोच है उसके लिहाज से, क्या बेटर व्यू आप रखना चाहेंगे देश के सामने, जनता के सामने, दर्शकों के सामने? पहले 5 साल में जो हमें बैगेज मिला था लेगेसी का, कांग्रेस का, उसकी भी सफाई करने की जिम्मेदारी हमारे पे थी। जो घोटाले थे, जो लोगों में एक हताशा पैदा हुई थी, उसको ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट करना, और बड़ा सफलतापूर्वक मोदी जी वो कर पाए। और जो नए इनिशिएटिव लिए उनका कंसोलिडेशन दूसरे कार्यकाल में हुआ, और अब तीसरी कार्यकाल में एक बड़ी लंबी छलांग लगाने का वक्त आया है। हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए, अब हम इसी कार्यकाल में मोदी जी हमको चौथी और तीसरी तक ले जाएंगे, और फिर उस पेडेस्टल पर जहां पर के दुनिया इस वक्त हमें देखने के लिए इंतजार कर रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजेस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, और सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर सवाल उठाया। जी हां, इस वक्त इसी खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां जानिए कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग क्यों की, अब ये जानिए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए क्या दलील दी। आपको बता दें, सिब्बल की तरफ से कहा गया, मेरी 50 साल में कमाई इज्जत धूमिल की जा रही है, जैसे मैं पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं बल्कि गुनहगारों की पैरवी कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर साख को तबाह किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मेरे चैम्बर की महिला वकीलों को धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कब से शुरू हुई, और अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उनका ये दर्द सामने आया है, और ये जो इसको बंद करने की मांग की गई है, इस बारे में मेरे सहयोगी पीयूष पांडे से करूंगी सवाल। उससे पहले, कब शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग? इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल, क्योंकि 27 सितंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपको बता दें कि लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय 20 सितंबर 2022 को लिया गया था, और साथ ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, क्योंकि कार्यवाही को 8 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वक्त देखा था। अब जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इसे बंद करने की मांग की गई है, पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से क्या तर्क इसको लेकर दिया गया, और उसके बाद, क्योंकि अब तो फिलहाल उनके इस फैसले को ठुकरा दिया, उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया, लेकिन कोर्ट रूम में हुआ क्या पीयूष, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुरभि, देखिए, कपिल सिब्बल ने ये मांग इसलिए की क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो अचानक वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे, और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, लगातार उनकी साख पर बट्टा लग रहा था, और यही वजह थी कि इस बार उन्होंने कहा कि हमारे मूवमेंट्स को लेकर के, हमारी हरकतों को लेकर के जो सोशल मीडिया पर लगातार छवि को धूमिल किया जा रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर किसी गुनहगार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। चूंकि आरजी कर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था, और ये संविधान पीठ नहीं है, चूंकि 3 सदस्यीय पीठ है, तो ऐसी स्थिति में विशेष निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था। और इसके बाद जब सोशल मीडिया पर पिछली सुनवाई के बाद कपिल सिब्बल को लेकर के बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे बयान और बहुत सारे कमेंट सामने आए, तब उन्होंने ये मांग आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के समक्ष की, जब सुनवाई चल रही थी। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सीधे तौर पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता और लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी। हालांकि उनका उसके बाद क्या रिस्पांस था, ये जानते हुए, ये बताते हुए कि किस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस के जरिए उन्हें ओपिनियनेटेड हो रहे हैं लोग, कमेंट्स कर रहे हैं, यहां तक कि उनकी महिला जो उनकी कोलीग्स हैं उनके ऊपर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट किए जा रहे हैं।
बिल्कुल सुरभि, देखिए सुनवाई के दौरान कई बार ऐसे मूवमेंट सामने आते हैं जिनको कैप्चर करके उनको इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि जैसे कपिल सिब्बल मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे, चूंकि ये रेप और हत्या का मामला था और पिछली बार जब उनकी मुस्कुराहट को लेकर के कई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आईं, तब उन्होंने ये मांग आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। शुक्रिया पीयूष, पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब बहुत जल्द एक और ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाला है, जिसका नाम है तेजस MK-1A। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन MK-1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर एंड तक मिल सकता है, यानी अक्टूबर अंत तक। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाने के ऑर्डर दिए हैं, जिसकी कीमत है 48,000 करोड़ रुपए। इस साल मार्च में तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी थी। फिलहाल इसके इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं। जरूरत और चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। आपको बता दें, तेजस MK-1A मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवाई मुकाबला, जमीनी हमले, टोही मिशन और निगरानी जैसी कई भूमिकाओं को निभा सकता है। तेजस स्मार्ट तेजस, आपको बता दें, तेजस MK-1A के आने से वायुसेना की शक्ति में इजाफा होगा। पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर में 30वीं स्क्वाड्रन की तैनाती हो सकती है। तेजस MK-1A के आने के बाद धीरे धीरे पुराने हो चुके मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट्स को भी हटा दिया जाएगा। MK-1A की जल्द खासियत भी जान लीजिए, क्योंकि तेजस MK-1A बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और साथ ही प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन की रडार और मिसाइलों से बचने में मदद करते हैं। इसमें ऐसे रडार लगे हैं जो दुश्मन के विमानों और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी तेजी से पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम है। आपको बता दें, ये विमान मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भी रखता है। ये फाइटर जेट पूरी तरीके से स्वदेशी है। पंजाबी सिंगर आर्नेत से फिरौती मांगी गई है। पंजाबी सिंगर आर्नेत से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी को लेकर खबर है। लॉरेंस और रिंदा गैंग के नाम पर मांगी गई फिरौती। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और उस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं।